दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं दोस्तों। यूपीपीसीएल टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2021 को टारगेट रखते हुए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन आज इसमें सोल्व करेंगे। आप सभी फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, आपको भी अपना आंसर करने का मौका मिलेगा। ज़रूर आप भी उत्तर करें और अपना स्कोर चेक करें, अपनी तैयारी का लेवल चेक करें, क्योंकि अब मात्र रिवीजन का समय ही आपके पास बचा है। जब क्लास कंप्लीट हो जाए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन से। नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा गलत सुमेलित है। यानी मीटर दे रखा है और सामने उनका मेजरमेंट दे रखा है, तो बताइए इनमें से कौन सा गलत है। आप कीजिए अपना आंसर। तब तक मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों मैं देखता हूं कि वीडियो को देखकर तो बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक किया करो, हमें मोटिवेशन मिलता है। आपके एक लाइक से कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ हो सकता है। देखिए ज़रा आंसर की ओर चलते हैं। मेगर उच्च प्रतिरोध नापने के काम आता है, ये सही सुमेलित है। केल्विन ब्रिज लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए काम में आता है, ये भी सही है। अर्थ टेस्टर इंसुलेशन का प्रतिरोध नापने के लिए उपयोग नहीं किया जाता, ये अर्थ का रेजिस्टेंस नापने के काम आता है, ये गलत सुमेलित है। ओम मीटर रेजिस्टेंस का एक एक्यूरेट मेजरमेंट हमें देता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत सुमेलित सी ऑप्शन होगा। आप सभी का बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है सी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नंबर 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, आप पढ़िए और कीजिए कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, ये पूछा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है और ऑप्शन में गलतियां हो गई भाई, है ना। इनमें से कोई नहीं है, नहीं इनमें से कोई भी आएगा या उपरोक्त सभी आएगा, ऑल अबोव आएगा। कोई बात नहीं, जब टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ आएगी तो मैं इसको एडिट कर दूंगा और सही कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा दोस्तों, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। ये पीडीएफ हम वहीं पर डाल देंगे। ट्विटर और इंस्टा पर भी फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और भी कोई पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक आपको मिल जाएंगे। डमी कॉइल आर्मेचर को यांत्रिक रूप से संतुलित करता है। डैम्पर कॉइल हंटिंग को समाप्त करती है और शेडिंग रिंग फेज स्प्लिट करती है। यानी ये सभी के सभी सही सुमेलित है। डी उत्तर अपना यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि एक डीसी मोटर में अधिकतम यांत्रिक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय बैक ईएमएफ और सप्लाई वोल्टेज का अनुपात कितना होता है। बताइए इसका आंसर फटाफट से। दोस्तों इनसे संबंधित कुल 6 क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। अधिकतम यांत्रिक शक्ति तब उत्पन्न होती है जब बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज के आधे के बराबर हो। लेकिन अगर ये लैंग्वेज नहीं हो तो दूसरा ये भी बनता है कि सप्लाई वोल्टेज बैक ईएमएफ के 2 गुने के बराबर हो। तो 2 लाइन ये हो गई। 2 न्यूमेरिकल आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि दे दिया कि 220 वोल्ट सप्लाई है, अधिकतम यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करेंगे तो बैक ईएमएफ कितना है, 110 हो जाएगा। फिर बैक ईएमएफ देकर सप्लाई वोल्टेज पूछ सकता है। और 2 क्वेश्चन रेशो के। देखो बैक ईएमएफ और सप्लाई वोल्टेज का जब पूछ रहा है तब तो रेशियो आएगा 1/2। 1/2 का मतलब 0.5। लेकिन मान लीजिए एग्जाम में ध्यान रखना क्या पूछ रहा है, गलती ना हो जाए कहीं। अगर एग्जाम में वोल्टेज बटे बैक ईएमएफ का पूछ रहा है तब ध्यान दीजिएगा 2 उत्तर आएगा। क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। इस एक लाइन से कम 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। 6 के 6 क्वेश्चन आप याद रखें। अभी अपना सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, बैक ईएमएफ बटे सप्लाई वोल्टेज करना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कौन सी हानि नगण्य होती है या किस हानि के नगण्य होने की संभावना अधिक है। यानी जिसको हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं दोस्तों, शायद सभी जानते होंगे। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है 660 वोल्ट से नीचे का, जबकि इंडिया में तो 440 वोल्ट ही है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर।
तो हम सभी जानते हैं कि कोरोना जो होता है ना ट्रांसमिशन लाइन में, वो 30 kV पर सेंटीमीटर या अबोव वोल्टेज हो तब जा कर के होता है, अदरवाइज़ कोरोना नहीं होगा ट्रांसमिशन लाइन में। तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में अगर हम बात करें तो कोरोना जो है उसकी संभावना नगण्य है, जबकि समीपता प्रभाव होगा और त्वचा प्रभाव यानी स्किन इफेक्ट भी देखने को आपको ज़रूर मिलेगा। ये उत्तर अपना यहाँ पर सही रहेगा। अगला सवाल है, सब स्टेशन में कौन सा उपकरण नो लोड पर उपकरण में विद्यमान कैपेसिटिव चार्ज को डिस्चार्ज करता है, यानी शून्य भार पर उपकरण में अपनी धारिता के कारण एक आवेश आ जाता है। ठीक है, इसी को अपन लीकेज भी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो इसके बचाव के लिए उस इक्विपमेंट को हम अर्थ करके रखते हैं। अर्थिंग इसी चीज़ से हमें प्रोटेक्शन प्रदान करती है। ये उत्तर सही रहेगा आपका, यहाँ पर अर्थिंग स्विच आएगा। तड़ित चालक हमें सर्ज प्रभाव से बचाव करता है, बस बार सप्लाई देने के लिए होती है और सर्किट ब्रेकर एक प्रोटेक्शन डिवाइस होती है। अगला हमारा सवाल है कि परमेबिलिटी किसका व्युत्क्रमानुपाती है, या परमेबिलिटी का व्युत्क्रमानुपाती कौन है। देखिए, परमेबिलिटी जो होती है ये चालकता की एक विशिष्ट चालकता होती है। चुंबकीय परिपथों की बात हो रही है। चुंबकीय परिपथ में जो चालकता होती है उसको परमियंस बोलते हैं, और उस परमियंस का व्युत्क्रमानुपाती जो है वो रिलक्टेंस होता है। इसलिए परमेबिलिटी का जो व्युत्क्रमानुपाती होगा वो रिलक्टिविटी होगा। बी उत्तर आएगा। प्रतिष्ठंभता बोलते हैं इसको हिंदी में। अगला हमारा सवाल है कि किसी ट्रांसमिशन लाइन में फेरेंटी प्रभाव तब उत्पन्न होता है जब लाइन पर हल्का भार हो, लाइन पर पूर्ण भार हो, लाइन ओवरलोड हो, या फिर कभी भी उत्पन्न हो सकता है। करिए अपना आंसर फटाफट से, मैच करवा देते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखना भाई। फेरेंटी प्रभाव होता क्या है पहले तो ये ध्यान रखना। तो फेरेंटी प्रभाव में ये होता है कि रिसीविंग एंड की वोल्टेज जो होती है वो सेंडिंग एंड की वोल्टेज से अधिक हो जाती है। ऐसा तब होता है जब लाइन पर या तो लाइट लोड हो यानी हल्का भार हो, या फिर नो लोड हो यानी लाइन पर कोई भार या तो है ही नहीं या फिर हल्का भार हो, तो माना जाता है फेरेंटी प्रभाव उत्पन्न होगा। अगला हमारा सवाल है कि निम्न में से किस टेस्ट में दो आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर की रिक्वायरमेंट होगी। दो समरूप ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता किस में होगी यदि हम ट्रांसफॉर्मर को टेस्ट करने जा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, बैक टू बैक टेस्ट, या उपरोक्त सभी में। साधारण सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ सभी का सही आना चाहिए। बैक टू बैक टेस्ट बोलते हैं दोस्तों इसको, और इसी का नाम है संपनर टेस्ट। रीजनरेटिव टेस्ट भी इसको कहा जाता है। दो आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर इसमें काम में लिए जाते हैं। डीसी मशीनों में भी होता है, वहाँ पर हम उसको हॉपकिंसन टेस्ट के नाम से जानते हैं। बैक टू बैक टेस्ट और रीजनरेटिव टेस्ट दो नाम सेम है वहाँ पर भी। अगला हमारा सवाल है कि निम्न परिपथ का पावर फैक्टर कितना है। एक सर्किट आपको दिखाई दे रहा होगा। इस सर्किट में हमसे ये पूछा गया कि बताइए इसका पीएफ कितना है। ये प्रतिरोध आप देख रहे हो 3 ओम का, इंडक्टिव रिएक्टेंस आप देख रहे हो 4 ओम का। आरएल सीरीज सर्किट है, पावर फैक्टर पूछा है। कर सकते हो ना, मैं फॉर्मूला बताता हूँ, तब तक कीजिए कैलकुलेशन, लगाइए अपना दिमाग और देखते हैं किस किस का आंसर सही आता है। पावर फैक्टर के लिए फॉर्मूला होता है R/Z, रेजिस्टेंस बटे इम्पीडेंस। देखो रेजिस्टेंस तो सीधा सीधा ये रहा, लेकिन इम्पीडेंस नहीं है। सीरीज सर्किट में इम्पीडेंस ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है R² प्लस XL², या XC दे रखा हो तो XC की स्क्वायर कर देंगे, राइट। देखो भाई 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ेंगे 25, 25 का अंडर रूट निकालोगे तो 5 ओम। रेजिस्टेंस 3 आया, इम्पीडेंस 5 आया, कैलकुलेशन करोगे तो पावर फैक्टर आएगा 0.6। अब यदि 0.6 के दो ऑप्शन हो तो क्वाइल जुड़ी हुई है, इसलिए 0.6 लैगिंग ऑप्शन अपना यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। कैपेसिटर होता तो लीडिंग कर देते। खैर इस क्वेश्चन में तो ऑप्शन ही एक दिया हुआ है, इसलिए अपने क्या करेंगे, बी ऑप्शन की ओर जाएंगे, 0.6 कर देंगे, उत्तर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि जूल का ऊष्मीय प्रभाव निम्न में से किस पर अवांछित होता है। अवांछित का मतलब समझ रहे हो क्या, अनडिजायरेबल, जिसमें हम नहीं चाहते हैं कि इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो, जिसमें हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर ऊष्मीय प्रभाव लागू ना हो। सीधी सी बात है, मैग्नेटिक इक्विपमेंट जितने भी होते हैं उनमें ऊष्मीय प्रभाव एक हानि के रूप में होता है, वो कोई उपयोगी शक्ति नहीं दे सकता। जैसे डायनमो, इंडक्शन मोटर, ट्रांसफॉर्मर, डीसी मोटर जनरेटर, अल्टरनेटर जितने भी है सब में होगा। सोल्डरिंग आयरन और हीटर तो उसमें सिद्धांत पर ही वर्क करते हैं, जबकि डायनमो चुंबकीय सिद्धांत पर है, इसलिए डायनमो में हीटिंग एक हानि के रूप में होती है। बी उत्तर अपना यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है, एक मेगर में कंट्रोलिंग फोर्स, नियंत्रक बल की बात हो रही है, नहीं होता है, स्प्रिंग के द्वारा दिया जाता है, कोयल के द्वारा दिया जाता है, एडी करंट के द्वारा दिया जाता है। मेगर में नियंत्रक बल पूछ रहा है। सूचक मापी यंत्र, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, इनमें 3 तरह के फोर्स होते हैं। कौन कौन से? डेफ्लेक्टिंग यानी विक्षेपक, कंट्रोलिंग यानी नियंत्रक, और डैम्पिंग यानी अवमंदक बल। ध्यान रखना दोस्तों, मेगर में कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, लेकिन वो उनकी कॉइल के द्वारा ही दिया जाता है। देखिए, कंट्रोलिंग टॉर्क है तभी तो सुई अनंत और शून्य के बीच गतिमान हो रही है, ये ध्यान रखना। अगर कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं है तो सुई मूवमेंट ही नहीं देगी, एक और मूवमेंट दे दिया वहाँ से वापस नहीं आएगी। लेकिन मेगर में आप देख रहे हो 0 से अनंत के बीच अगर मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब कंट्रोलिंग फोर्स तो है। तो वो किसके द्वारा दिया जाता है? कॉइल के द्वारा दिया जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, यदि सवाल ये आता है ना कि मेगर में स्प्रिंग की संख्या कितनी होती है कंट्रोलिंग फोर्स के लिए, तब अपन आंसर करेंगे 0। कंट्रोल जो है वो स्प्रिंग के माध्यम से नहीं देते, उसकी कॉइल अपने आप ही देती है। ऐसा ही ठीक पावर फैक्टर में भी होता है। यानी यदि पीएफ मीटर का भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें यही करना है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर है सवाल, एक एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 20 ओम है, 500 मिली एम्पियर धारा पर ये एफएसडी देता है, फुल स्केल डेफ्लेक्शन, यानी 500 मिली एम्पियर अभी माप सकता है। हम इससे 1 एम्पियर धारा मापने तक रेंज बढ़ाएंगे। इसके लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध की गणना कीजिए। सिंपल सा है ना, फॉर्मूला बताता हूँ, कैलकुलेशन करते जाना। शंट प्रतिरोध बराबर मीटर का रेजिस्टेंस बटे n-1 होता है। n कहाँ से आएगा? I/IM से आएगा। I होती है वह धारा जहाँ तक रेंज बढ़ानी है 1 एम्पियर। IM होती है मीटर की वह धारा जिस पर मीटर पहले मापी रीडिंग दे रहा था। 500 मिली एम्पियर है, 0.5 एम्पियर भी हो सकता है। मिली हटाएंगे तो 1000 का भाग दे देंगे ना, बात एक ही है। ये आंसर आएगा आपका 2। n का मान कितना आया? 2। देखिए भाई, 20 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 - 1 करेंगे तो 20/1 यानी 20 ओम आ जाएगा। दूसरी बात ध्यान से देखो ना, अभी 20 ओम है तो 500 मिली एम्पियर नाप रहा है, हमें 500 मिली एम्पियर और नापना है, टोटल 1000 हो जाएगा ना भाई। 1 एम्पियर मतलब 1000 मिली एम्पियर, बात तो एक ही है ना। तो 20 ओम का ही रेजिस्टेंस और चाहिएगा हमें। बी उत्तर आपका यहाँ पर सही रहेगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, डीसी शंट मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? सिंपल सा ही है ना, ये तो कर दोगे। देखो, क्रेन, रेल और ट्रैक्शन कार्य, इन तीनों में सीरीज मोटर होती है। तो कौन बच गया फिर? मशीन टूल। बस, तो फिर मशीन टूल में शंट मोटर हो जाएगी। खिंचाव कार्य में डीसी सीरीज मोटर होती है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क के कारण। अगला सवाल, फ्रीक्वेंसी जितनी होगी विद्युत झटका उतना ही होगा। क्या होगा भाई? उल्टा होता है, अपोजिट होता है। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो झटका उतना ही अधिक लगेगा, फ्रीक्वेंसी अधिक होगी तो कम होगा। ये ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पर सही हो सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी अधिक होने के बाद झटका कम लगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप हाई फ्रीक्वेंसी वाले में भी किस करंट के संपर्क में आए इस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन ये कन्फर्म है कि कम फ्रीक्वेंसी वाले के संपर्क में अगर आए हो तो झटका अधिक लगेगा, इसलिए सी ऑप्शन की ओर अपने इसमें जाना होगा। अगला सवाल है कि सजावट और विज्ञापन में प्रयुक्त लैंप कौन सा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ सभी का सही आएगा। कौन सा करोगे? नियॉन लैंप आएगा। नियॉन साइन लैंप भी बोल सकते हो और नियॉन लैंप भी बोल सकते हो, एक ही बात है। एडवर्टीजमेंट के लिए अपन इसी का यूज़ करते हैं।
तो बस दोस्तों यही थे आज के 15 क्वेश्चन पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आगे अपने दोस्तों को शेयर करें, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी।